हाय गाइस, सो आज हम जानने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इसमें होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। एक्टिव में होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर में होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी यूज़ नहीं होता है इसमें। एक्टिव में एनर्जी यूज़ होता है और पैसिव में एनर्जी यूज़ नहीं होता है और ये डाउन हिल होता है, मतलब ये हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट तक होता है। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या फिर इसको अलोंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें कैरियर यूज़ होता है, सिंपल में यूज़ नहीं होता है, फैसिलिटेड में कैरियर यूज़ होता है, इसलिए इसको कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं। देन सैचुरेशन काइनेटिक्स। तो इसमें सैचुरेशन काइनेटिक्स सिर्फ फैसिलिटेड में होता है और कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो सैचुरेटेड काइनेटिक्स वो होता है जिसमें मतलब कंसंट्रेशन, अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसका जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। जितना तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ट्रांसपोर्ट स्पीड से होगा। पर अगर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर तुम कंसंट्रेशन और भी बढ़ा रहे हो फिर भी मतलब ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो सेम रहता है, वो कंस्टेंट हो जाता है, तो उसको सैचुरेशन काइनेटिक्स बोलते हैं, वो सैचुरेट हो जाता है मतलब। तो ये मतलब सिर्फ चैनल और कैरियर इन सब केसेस में होगा। तो ये बस इतना समझो कि ये फिल्ट्रेशन में होता है, सॉरी फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है और कहीं नहीं होता है। क्योंकि अभी देखो, जैसे ये कैरियर प्रोटीन है या फिर तुम चैनल समझ लो, ठीक है। तो जैसे ये तीन मॉलिक्यूल्स है, ये तीन मॉलिक्यूल्स है और जैसे एक मॉलिक्यूल है तो एक में जाके ये लगेगा और फिर डिफ्यूजन होगा। दो मॉलिक्यूल है तो दो कैरियर में जाके लगेगा, दो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। तीन मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल तीनों में लग के ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। पर अगर चार मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके लिए तो कैरियर प्रोटीन है ही नहीं, ये कहाँ लगेगा। तो इसमें कंसंट्रेशन तो तुमने बढ़ाया पर ट्रांसपोर्ट जो रेट है वो सेम रहा, तीन में ही रहा। तो इसको ये हो गया तुम्हारा सैचुरेशन काइनेटिक्स, मतलब ये सैचुरेशन हो गया। तो ये पैसिव में फिर सिर्फ फैसिलिटेड में होता है और कहीं नहीं होता। पर एक्टिव में तो सारे कैरियर और चैनल यूज़ ही करते हैं। एक्टिव में एनर्जी चाहिए और ये कैरियर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो एक्टिव में सैचुरेशन काइनेटिक्स सब में होगा ये। तो हम लोग पैसिव में आ जाते हैं। तो पैसिव में पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में जो मूवमेंट, ये समझ लो कि इसमें मूवमेंट होता ही रहेगा, मूवमेंट तो कंस्टेंट होता ही रहेगा, पर जो नेट मूवमेंट होगा वो हायर से लोअर तक ही होगा, ठीक है। और जो नेट मूवमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो तुम्हें वो डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। इसमें कंसंट्रेशन दोनों का सेम होता है। देन इसमें इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट करता है सिंपल डिफ्यूजन में, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो सिंपल और फैसिलिटेड दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो जैसे इफ़ेक्ट होगा तुम्हारा सब्सटेंस प्रॉपर्टी और मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी, ये दोनों इफ़ेक्ट होता है तुम लोग का। और जो सब्सटेंस प्रॉपर्टी है उसमें आ जाएगा तुम्हारा ग्रेडियंट, साइज। मतलब ग्रेडियंट से मतलब है कि जितना तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा, और साइज से मतलब है जितना तुम साइज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रेट कम होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज़ की चीज़ें ज़्यादा आसानी से पास होगा, है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देन अगर लिपिड सोल्यूबल है तो तुमको पता है कि फोस्फोलिपिड लेयर में लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा आसानी से पास होता है और वाटर सोल्यूबल आसानी से पास नहीं होता है। तो अगर ये लिपिड सोल्यूबल है तो ज़्यादा रेट होगा। देन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्यूबल, तो मतलब वो मूवमेंट ज़्यादा होगा, काइनेटिक्स। देन जो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी है उसमें आ जाएगा तुम लोग का तो हमें पता है कि एरिया जितना ज़्यादा होगा उधर तुम्हारा रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा। और अगर थिकनेस ज़्यादा है तो रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जितना वो मेम्ब्रेन थिन होगा उतना ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा या फिर डिफ्यूजन होगा। तो ये जो लॉ है ये मतलब ये एरिया ज़्यादा होने से ज़्यादा रेट होगा, थिकनेस कम होने से ज़्यादा रेट होगा। तो ये दोनों फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी बोलते हैं। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये दोनों चीज़ें ही आती है, ठीक है। तो एग्जांपल आप समझ लो O2, CO2, यूरिया, एमोनिया, ये सब एग्जांपल्स है सिंपल डिफ्यूजन का।
देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ये कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन है जिससे मैंने आपको बताया। देन इसमें सैचुरेशन काइनेटिक्स लगेगा क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन का यूज़ करता है, ठीक है। एंड इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। नाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होता है अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल पास कर रहा है किसी मेम्ब्रेन का, ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा तो अभी ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, दोनों पास करेगा, तो जो रियल जो मॉलिक्यूल था जो मतलब आपको पास करना था वो उसका रेट कम हो जाएगा क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया उसके साइड में, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बस इसमें फैसिलिटेड में होता है, ये सिंपल में नहीं होता है, ठीक है। और मतलब फैसिलिटेड में जो रेट होता है पास होने का वो रेट भी ज़्यादा होता है सिंपल के कंपेरेटिव में। और जो ये स्पेसिफिक भी होता है क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन होता है, तो कुछ कैरियर प्रोटीन ना स्पेसिफिक होता है, तो ये स्पेसिफिक भी होता है। देन एग्जाम्पल, आप ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी एग्जाम्पल है जैसे डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो इन दोनों का ना जो कैरियर प्रोटीन है वो सेम है, तो इन दोनों के बीच में ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है, मतलब कंपटीशन लग जाता है। तो ये है। और जो सिंपली एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ऐसे ये आरबीसी में होता है और स्केलेटल एंड कार्डिक मसल में भी होता है। देन आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है आपका प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में आपका आता है कि एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होता है फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, मतलब पैसिव में प्राइमरी में आपका एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होगा एटीपी के ब्रेकडाउन से, बट सेकेंडरी में आपका डायरेक्टली एनर्जी यूज़ नहीं होता है, उसमें हम बाद में जाएंगे। तो प्राइमरी के एग्जांपल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें क्या होता है कि एक अल्फ़ा सब यूनिट होता है और एक बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है वो बिगर इन साइज होता है, मतलब ये बड़ा होता है बीटा सब यूनिट से, ठीक है। तो अल्फ़ा सब यूनिट में आपका 3 सोडियम बाइंडिंग साइट होता है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एक फॉस्फोराइलेशन साइट होता है, ठीक है। ये 3 साइट होता है। देन आपका बीटा सब यूनिट में आपका 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट होता है और ये बीटा सब यूनिट ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होता है, मतलब ये बाहर की तरफ रहता है। और ये अल्फा सब यूनिट इंट्रा सेलुलर साइट होता है, मतलब ये अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। और ये एक्ट एज अ एटीपीज, मतलब एटीपीज की तरह एक्ट करता है, ओके। देन आपका क्या होता है कि पहले ये 3 सोडियम बाइंडिंग साइट में सोडियम लग जाता है और एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी लग जाता है और फिर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन जब होता है तब एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। ये एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इससे जो कन्वर्ट हुआ इससे एनर्जी निकला, ये एनर्जी आपको कन्फर्मेशनल चेंज में यूज़ होता है। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब आपका जो ये कैरियर प्रोटीन जो यूज़ किया है ना, ये चैनल में आपका कन्फर्मेशनल मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऐसे समझ लो और आप, हाँ। तो ये कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है, मतलब ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा होने के बाद आपका 2 पोटेशियम बाइंड होता है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में 2 पोटेशियम बाइंड होता है और डीफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें, मतलब अंदर की तरफ आपका फॉस्फोराइलेशन होता है, बाहर की तरफ आपका डीफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद बस इतना ही है, ख़त्म, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। और फिर इसका फंक्शंस है जैसे ये मेंटेन करता है सेल वॉल्यूम को। सेल वॉल्यूम कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि सेल के अंदर आपका पोटेशियम होना चाहिए, सोडियम कम होना चाहिए, तो इसी को ये मेंटेन करता है, ठीक है। और फिर ये क्रिएट करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव होगा चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको भी ये मेंटेन करता है क्योंकि अंदर की तरफ फॉस्फेट है और बाहर की तरफ अंदर की तरफ पोटेशियम है और बाहर की तरफ सोडियम है। सोडियम 3 गए, पोटेशियम 2 आए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया ना।
फिर आपका ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोल सकते हैं इसको, और इसका जो कपलिंग रेशियो है ना वो 3:2 है। कपलिंग रेशियो मतलब कितना एक्सचेंज हुआ, तो 3:2 हुआ, 3 सोडियम 2 पोटेशियम। देन इसका जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है बाय सम सब्सटेंसेस लाइक इंसुलिन से इंक्रीज होता है, थायरोक्सिन से इंक्रीज होता है, और एक्टिविटी डिक्रीज होता है बाय डोपामिन। तो आपको तो पता है डोपामिन से मतलब वो ये डिप्रेस हो जाता है ना, तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाता है। देन इसका जो एग्जांपल्स हैं, एक तो हो गया आपका सोडियम पोटेशियम पंप, एक हो गया आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, और एक हो गया आपका मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें होता है कैल्शियम एटीपेस पंप। ठीक है, इसको सार्का भी बोलते हैं, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप ये पेराइटल सेल ऑफ स्टमक में होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। देन आपका आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट ये इसलिए नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली वो एटीपी ब्रेकडाउन के लिए ये वो एनर्जी इधर यूज़ नहीं होता है। इसमें आपका जो अलग आयन का जो ग्रेडियंट है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके लिए ये चीज़ होती है, मतलब उससे जो एनर्जी मिलती है वो उसके लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फिर इसका एग्जांपल है गट में। ठीक है, गट में जो सोडियम प्लस ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, ये को ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये साथ में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और सेम साइड में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको सिम ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। देन गट में क्या होता है कि गट का जो एपिथेलियम है उसका एक साइड में बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है और दूसरे साइड में एपिकल मेम्ब्रेन है। तो आप अगर ऐसे याद नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली समझ लो कि एपिथेलियम के 2 साइड हैं, एक साइड में आपका सोडियम पोटेशियम पंप है और दूसरे साइड में आपका ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम प्लस ग्लूकोज का। तो क्या होता है कि दूसरे साइड में जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके लिए सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर डिक्रीज हो गया सेल का, तो अभी उधर सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन से दूसरे साइड से, मतलब अभी फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा ऑफ सोडियम। ठीक है, उसके साथ आपका ग्लूकोज आ जाता है। सोडियम जिस कैरियर से फैसिलिटेड डिफ्यूजन कर रहा था उसके साथ ग्लूकोज भी आ जाता है, तो ये हो गया आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। सिंपल। और अगर आपको थोड़ा अच्छे से याद करना है तो आप समझ सकते हो कि एपिथेलियम का एक साइड होता है बेसोलेटरल साइड और दूसरा साइड होता है एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है उसमें होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, और एपिकल मेम्ब्रेन में होता है आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो बेसोलेटरल साइड में आपका जब सोडियम पोटेशियम पंप के लिए सोडियम कम हो जाता है तो एपिकल साइड से आपका सोडियम एंटर होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, और उसके साथ आ जाता है आपका ग्लूकोज। तो हो गया आपका सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। फिर आपका आता है इसका एग्जाम्पल। सो इसका एग्जाम्पल तो एक हो गया ये वाला सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट गट में, और फिर पीसीटी में भी होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, और फिर आपका पीसीटी में ही सोडियम एमिनो एसिड सिम ट्रांसपोर्ट भी होता है, और सोडियम सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर भी होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर में क्या होता है, एक साइड से सोडियम घुसता है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन निकलता है, तो इसलिए ये एक्सचेंजर हो गया। मतलब ये एंटीपोड भी बोलते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड में हो रहा है जो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। और एक एग्जाम्पल है वो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, पर ये कार्डियक में होता है। ठीक है, ये कार्डियक में होता है और ये भी एक एंटीपोड है। ओके, देन हम लोग का ये दोनों हो गया, और फिर हम लोग अभी जानने वाले हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो ये वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट का था। तो इसमें एंडोसाइटोसिस होता है कि आपने कुछ सेल ने अपने अंदर लिया, समथिंग एंटर्ड इनसाइड द सेल, और एक्सोसाइटोसिस में मतलब समथिंग गो आउट ऑफ द सेल। ओके, तो एंडोसाइटोसिस में जो
एंडोसाइटोसिस के अंदर आपका 3 चीज़ें आएगा, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या। तो फेगोसाइटोसिस में आपका जेनरल भी हो सकता है और रिसेप्टर मेडिएटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले पिनोसाइटोसिस का कर लेते हैं। तो पिनोसाइटोसिस में होता है आपका लिक्विड ट्रांसपोर्ट, ये ओनली लिक्विड के लिए है और इसका एग्जांपल है माइक्रोविली इन गट। सिंपली क्या होता है कि आपका जो सेल है वो इन्वेजिनेट हो जाता है। इन्वेजिनेट मतलब ये ऐसा वाला एक वो बना लेता है, मतलब ये एनगल्फ करता है, ठीक है। जो भी लिक्विड है उसको एनगल्फ करता है, तो ये अपना एक इन्वेजिनेट मतलब ऐसा एक शेप बना लेता है, इनसाइड फोल्ड हो जाता है। तो जब वो फोल्ड हो जाता है तो लिक्विड ना इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। और फिर ये साइड से मतलब इन दोनों साइड से ये एक फोर्स आने लगता है कि ताकि ये ना ऐसे जॉइन हो जाए, ये दोनों जॉइन हो जाए। और जब ये दोनों जॉइन हो जाते हैं ना तो ये लिक्विड के साथ ये वाला एक वेसिकल बन जाता है, ठीक है। मतलब ये मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर लेता है और ये एक वेसिकल बन जाता है। फिर इसके साथ जो भी करना है, इसको तुम्हें खाना है, इसको तुम्हें मार देना है, एनीथिंग यू वांट टू डू विद दिस, ओके। तो ये फेगोसाइटोसिस के लिए भी सेम है, पिनोसाइटोसिस के लिए भी यही मतलब मैकेनिज्म है। बस डिफरेंस ये है कि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड यूज होता है, फेगोसाइटोसिस में सॉलिड होता है। और फेगोसाइटोसिस आपने सुना होगा कि ये बैक्टीरिया को जब किल करता है उसको भी फेगोसाइटोसिस बोलता है, क्योंकि फेगोसाइटोसिस से ही वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है एमीबा जब फूड लेता है वो फेगोसाइटोसिस से लेता है। देन मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को किल करता है बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और आपका फिर आ जाता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये स्पेसिफिक होता है। तो क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया होता है उसमें आपका एंटीजन होगा, बैक्टीरिया होगा तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो इस एंटीजन को सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये एंटीबॉडीज कांटेक्ट में आते हैं रिसेप्टर के, ठीक है, तो रिसेप्टर एक सिग्नल भेजता है सेल को कि उसको एनगल्फ कर लो, उसको तुम खा दो। देन इससे मतलब बस यही है और जो है मैकेनिज्म। तो ये एंडोसाइटोसिस हो गया। अब आपका आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ये रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोटीन, इन सबको रिमूव करता है। तो कैसे रिमूव करता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये एक्सोसाइटोसिस, तो इसमें क्या होता है कि जो वेसिकल होता है, वेसिकल के अंदर होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो क्या बोलते हैं, गोल्गी एपेरेटस में जाता है। देन गोल्गी एपेरेटस से वो वेसिकल होके निकल आता है, मैच्योर्ड हो जाता है और वेसिकल होके निकल आता है वेसिकल के अंदर। तो इस वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन है वो जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करता है, सेल मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन बड़ा हो जाता है और फिर ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है। तो यही होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। बात यही है कि एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी बहुत रेयर केसेस में, मतलब कभी बहुत कम केसेस में आपका एनर्जी यूज़ होगा। एंडोसाइटोसिस में पर आपका एनर्जी मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। देन सिंपली दिस ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपका एक्वापोरिन प्रोटीन्स होता है, जैसे इन सब में कैरियर था वगैरह था। तो ऑस्मोसिस हम बस वाटर ट्रांसपोर्ट को कहते हैं, इसका मतलब किसी से भी नहीं, इसका मतलब सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपका एक्वापोरिन प्रोटीन्स होता है, ये नया मतलब प्रोटीन है, उसके लिए अलग प्रोटीन है। तो इसका कंडीशन यही है कि इसके लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए और ये होता है एक्वापोरिन प्रोटीन से। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल ये एक टर्म है। ये वाटर पोटेंशियल मतलब होता है कि वाटर का जो टेंडेंसी होता है मूवमेंट करने का एक जगह से दूसरी जगह, इसी को वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल तब ज़्यादा होगा अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसको दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो
आपका 3 सॉल्यूशंस होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, तो जो हाइपोटोनिक है इसमें सेल स्वेल अप हो जाता है और बस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसको टेंडेंसी होगी सेल के अंदर जाने की, तो सेल स्वेलअप हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाने से वो फट जाएगा बाद में। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि उधर वाटर पोटेंशियल जस्ट इसका ऑपोजिट, वाटर पोटेंशियल कम होता है, सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर को जो सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर कम है उसका वाटर पोटेंशियल, तो सेल से वो पानी बाहर जाने की ट्राई करेगा और फिर सेल ना श्रिंक हो जाएगा, वो एकदम मतलब ढीला हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। तो ये इसका हाइपरटोनिक। देन आइसोटोनिक होता है जहाँ पर वाटर पोटेंशियल और सॉलिड कंसंट्रेशन सेम होता है, तो सेल भी सेम रहेगा। ठीक है, और फिर ये तो एनिमल का हो गया। ये एनिमल का हो गया और ये प्लांट का है। प्लांट में जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है वो भी यही कंसेप्ट है उसका, पर प्लांट में होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए ना ये सारा मतलब ये चीज़ें बदल देता है, सब कुछ बदल जाता है कहानी। तो क्या होता है, हाइपोटोनिक में हो जाता है वो टर्जिट, वो बस्ट नहीं होता है। हाँ, वो थोड़ा फूल जाता है, मतलब एकदम वो हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है, पर वो बस्ट नहीं होता है, ज़्यादा नहीं फूल पाता, क्योंकि सेल वाले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और फिर हाइपरटोनिक में वो फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैसिड। बस इतना ही याद रखो, दैट्स इट। और आइसोटोनिक में तो वो नॉर्मली रहेगा। हो गया आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ख़त्म।